इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 6 हिंदी बिहार बोर्ड का एग्जाम मॉडल सेट 1। स्कूल में क्वेश्चन एग्जामिनेशन गाइड से ही पूछे जाते हैं। मैडम सब जो है ना वो बोल देती हैं कि एग्जामिनेशन गाइड से ही क्वेश्चन आएगा एग्जाम में। तो इसमें हम सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे मॉडल सेट के। तो ये मॉडल सेट 1 है। ये मॉडल सेट पढ़ लीजिएगा तो आपको एग्जाम में बिल्कुल दिक्कत नहीं होगा, और नॉलेज बढ़ाने के पर्पज से तो ये जरूरी है ही। तो चलिए समझ लेते हैं कि किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम में और कितने कितने नंबर के आते हैं। देखिए टोटल मार्क्स रहता है 50। तो टोटल मार्क्स रहेगा 50 और आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए समय दिए जाएंगे 2 घंटे। देखिए सबसे पहले 5 ऑब्जेक्टिव रहेगा। एक ऑब्जेक्टिव रहेगा 2 नंबर का, तो 5 ऑब्जेक्टिव हो गया 10 नंबर का। फर्स्ट में बोला जा रहा है सही विकल्प को चुनकर सही का निशान लगाइए। तो 4 ऑप्शन है, तो सही में टिक मार देंगे। फर्स्ट है अरमान किस विधा की रचना है। ये फर्स्ट चैप्टर है, पोयम कविता। तो बोला जा रहा है अरमान किस विधा की रचना है, तो ये क्या है, अरमान कविता है। 2 है हॉकी का जादूगर किस विधा की रचना है। तो हॉकी का जादूगर है संस्मरण। संस्मरण कहते हैं अगर कोई व्यक्ति है ना अपने भूतकाल के बारे में बताता है, अपने जीवन में जो घटनाएं हुई है ना उसके बारे में बताता है, तो उसको कहते हैं संस्मरण। तो हॉकी का जादूगर क्या है, संस्मरण है। हॉकी का जादूगर में ना मेजर ध्यानचंद अपने बारे में बताते हैं, ठीक है ना, वो कहाँ कहाँ मैच खेले हॉकी का, कैसे कैसे खेले, क्या क्या घटना हुआ। मंत्र किस विधा की रचना है। तो मंत्र क्या है, कहानी है। ठीक है, बहुत ही इमोशनल कहानी है। अगर आप नहीं पढ़े हैं तो आप जरूर पढ़ लीजिए, आपको भी ये कहानी बहुत ही बढ़िया लगेगा। मंत्र कहानी पढ़ने के लिए आप सीधे प्लेलिस्ट से वीडियो देख सकते हैं, या फिर आपको कमेंट में भी लिंक दे देंगे, आप वहां से भी जाकर देख सकते हैं। 4 है हार की जीत किस विधा की रचना है। तो हार की जीत कहानी है। 5 है बाल लीला किस विधा की रचना है। तो बाल लीला क्या है, एक कविता है। ठीक है, बाल मीन्स क्या होता है, बालक। तो बाल लीला में श्री कृष्ण के बचपन के बारे में बताया गया है। देखिए इसमें समझने वाला क्या है ना, ये देखिए ये एकांकी है ना, सब में है। ठीक है ना, एकांकी क्या है, सब में है। तो इसका मतलब क्या होता है, देखिए इसको बोलते हैं 1 एक्ट प्ले। ठीक है ना, एक नाटक होता है जिसमें एक मुख्य किरदार होता है, उसी मुख्य किरदार के इर्द गिर्द पूरा कहानी घूमता है। 2 में बोला जा रहा है खाली स्थानों को भरिए। तो 5 क्वेश्चन रहेंगे, सब रहेगा 2-2 नंबर का। तो टोटल नंबर कितना आ गया, 10। तो 10 नंबर का ऑब्जेक्टिव और 10 नंबर का खाली स्थान, ठीक है ना, फिलिंग द ब्लैंक्स। का है रोको मत आगे बढ़ने दो डैश के दीवाने हैं। तो रोको मत आगे बढ़ने दो किसके दीवाने हैं, आजादी के दीवाने हैं। महाकंजूस सेठ डैश के राज्य में रहता था। तो किसके राज्य में रहता था, राजा कृष्णदेव राय। तो क्या करेंगे, राजा कृष्णदेव राय यहाँ पर भर देंगे, और ये जो आजादी है यहाँ पर भर देंगे, क्योंकि यहाँ पर क्या बोल रहा है, खाली स्थानों को भरिए, ना कि टिक मारने के लिए बोल रहा है। ठीक है, तो खाली स्थानों को भर दीजिएगा। ग है डैश की ऊंची डाली पर बैठी चिड़िया गाती है। तो किसकी डाली पे गाती है, आम या पीपल, पीपल के पेड़ की डाली पे गाती है। तो पीपल को क्या करेंगे, यहाँ भर देंगे। घ है मेजर ध्यानचंद, जो अभी पढ़े थे हॉकी का जादूगर, कुछ समय पहले पढ़े हैं ऑब्जेक्टिव में। मेजर ध्यानचंद का जन्म डैश में हुआ था, प्रयाग या झांसी। तो कहाँ हुआ था, प्रयाग में हुआ था। अगर आप सारा कहानी पढ़े हुए हैं तो आपको ये सेट बनाने में ना कोई परेशानी नहीं होगा, आपको बहुत ही इजी लगेगा। तो आपको कमेंट बॉक्स में क्लास 6 हिंदी का प्लेलिस्ट भी दे देंगे, आप वहां से सारी वीडियोस को देख सकते हैं। अंगा है रात्रि के अंधकार में डैश बाबा भारती के मंदिर में पहुंचा। तो कौन पहुंचा था और उनके घोड़ा को चुरा लिया था, खड़ग सिंह। ठीक है, तो खड़ग सिंह को यहाँ पर भर देंगे। 3 में बोला जा रहा है निम्नलिखित शब्दों से वाक्य बनाए। ठीक है, एक वाक्य बनाइएगा तो आपको 2 नंबर मिलेंगे, अब 5 बनाइएगा तो आपको 10 नंबर मिलेंगे। तो अब तक कितना सॉल्व कर चुके हम सब, 30 नंबर। ठीक है, ये मिला के 30 नंबर। तो कैसे कैसे वाक्य बनाना है, महात्मा, महात्मा यानी क्या, जो भलाई सोचता है, ठीक है ना, लोगों की भलाई सोचता है। निश्चय यानी क्या, जरूर, ठीक है ना, जरूर, मतलब एक बार निश्चय कर लो कि ये तुमको काम करना है। प्रशंसा, अपाहिज यानी क्या, हैंडीकैप्ड, लंगड़ा लूला। तो अपाहिज का शरीर के विभिन्न भागों से कोई हो सकता है, कोई कुंवर है, कोई अंधा है, ठीक है ना, कोई लंगड़ा है, इस तरह से। स्वीकार यानी क्या, मानना। तो क है महात्मा, महात्मा से एक वाक्य बनाना है, तो हम लोग बना सकते हैं मोहनदास करमचंद गांधी एक महात्मा थे। जो मोहनदास करमचंद गांधी थे ना,
एक महात्मा थे, ये लोगों की भलाई सोचते थे। और गांधी जी का है ना बहुत ही योगदान है, फ्रीडम फाइटर थे, जिनका बहुत ही योगदान है भारत की स्वतंत्रता में। ख है निश्चय, तो जो ही निश्चय कर लो उसे करके ही दम लो। ठीक है, तो यही बोला जा रहा है कि आप एक कोई भी चीज अगर ठान लेते हैं कि करना है तो उसको करिए ही। ग है प्रशंसा, उसने प्रशंसा योग्य काम किया। और कोई भी अच्छा काम करता है तो हम क्या कहते हैं, वो प्रशंसा के योग्य काम किया है, तो उसको प्रशंसा मिलना चाहिए, तारीफ मिलना चाहिए। अपाहिज, वह पैर से अपाहिज है, तो वो पहले ही बता चुके हैं कि अपाहिज है तो वो शरीर के विभिन्न भागों से हो सकता है, तो यहाँ पर लिख दिए हैं कि वह पैर से अपाहिज है। अब बहुत सारे बना सकते हैं, जैसे राम अपाहिज है, सोहन अपाहिज है, इस तरह से भी बना सकते हैं। स्वीकार, उसे अपनी हार स्वीकार नहीं है। तो ये सब वाक्य बना के आपको दिखा दिए, तो जरूरी नहीं है कि आप यही सब वाक्य लिखिए, आप अपने मन से भी वाक्य बनाकर लिख सकते हैं। आप कमेंट बॉक्स में इससे वाक्य बना के लिखिएगा, तो देखते हैं कौन कौन अच्छा लिखता है और कौन कौन लिख पाता है। तो निश्चय से आपको एक वाक्य बनाना है और कमेंट बॉक्स में लिखना है। 4 है निम्न प्रश्नों के उत्तर एक या दो वाक्यों में दीजिए, एक या दो। तो देखिए, दो वाक्य का मतलब ये नहीं है कि दो लाइन, बहुत सारे क्या सोचते हैं ना कि दो वाक्य का मतलब हो गया दो लाइन। ठीक है, तो ऐसा नहीं है। दो वाक्य का मतलब क्या ना कि फुल स्टॉप के कितना बार आना चाहिए, दो बार आना चाहिए फुल स्टॉप। इसको हिंदी में बोलते हैं पूर्ण विराम। तो इसमें दो क्वेश्चन है, 55 नंबर का है दोनों, तो दो क्वेश्चन है। ठीक है, 55 नंबर, तो 5 5 कितना हो गया, 10 हो गया। फर्स्ट है गांधी जी ने असली शिक्षा किसे माना। उत्तर हो जाएगा गांधी जी ने असली शिक्षा चरित्र निर्माण तथा कर्तव्य बोध को माना है। तो गांधी जी का कहना था ना कि सिर्फ कहानी पढ़ लिए, कविता पढ़ लिए, उसका क्वेश्चन आंसर याद कर लिए, मैचिंग बना लिए, तो वो असली में पढ़ाई नहीं है, असली में वो शिक्षा नहीं है। शिक्षा का असली उद्देश्य है व्यक्ति में चरित्र निर्माण करना और उसके अपने कर्तव्यों का बोध कराना है कि उसका क्या क्या जिम्मेदारी है समाज के प्रति और देश के प्रति। और चरित्र निर्माण करने का मतलब है ना कि वो क्या बहुत ही ईमानदार हो अपने देश के प्रति, अपने काम के प्रति। उनके कहने का उद्देश्य है कि जो चरित्रवान एवं कर्मनिष्ठ होता है, कर्मनिष्ठ यानी क्या, जो मेहनती होता है, ठीक है, आलसी नहीं होता। उनके कहने का उद्देश्य है कि जो चरित्रवान एवं कर्मनिष्ठ होता है वह परिवार, समाज अथवा देश के प्रति पूर्ण समर्पित होता है। ठीक है, यहाँ पर है, छूट गया, आप लिख लीजिएगा। और अपने दायित्व का निर्वाह सच्चे दिल से करता है। तो शिक्षा का उद्देश्य सिर्फ किताब पढ़ना और क्वेश्चन आंसर याद करना नहीं होता। ठीक है, एक कर्तव्य बोध कराता है और व्यक्ति का जो कैरेक्टर है, चरित्र है, उसको बनाता है। 2 है आप अपने बचपन की कोई रोचक घटना का उल्लेख करें। ठीक है, ये क्वेश्चन है बाल लीला से। तो बाल लीला में श्री कृष्ण के बचपन के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो उसी से क्वेश्चन है कि आप अपने बचपन की कोई रोचक घटना का उल्लेख करें। तो एक आपको लिख के दिखाते हैं। देखिए यहाँ पर फुल स्टॉप कितना है, 2 बार है। ठीक है, ठीक, कितना है, 2 वाक्य में है। तो ये 5 नंबर का है, तो थोड़ा ज्यादा लिखिएगा। ज्यादा करने का मतलब है कि ना कम होना चाहिए ना ज्यादा होना चाहिए, मीडियम होना चाहिए। तो इसमें एक लिख के दिखाते हैं, आपको इसी तरह से लिखना है। तो आप अपने बारे में लिखिएगा। एक बार की बात है, जब मैं छोटा था तब मैं अपने पिताजी के कंधे पर बैठकर कहीं जा रहा था। मुझे कुछ बच्चे एक रस्सी के सहारे झूला झूलते हुए दिखे। तो रस्सी के सहारे झूला झूल रहे थे। ठीक है, रस्सी क्या, पेड़ से बांधा हुआ था, पेड़ की डाली से। फिर मेरे जिद करने पर पिताजी ने मेरे लिए घर के पीछे वाले पेड़ पर शाम में ही झूला बनाया। ठीक है, तो घूमने गए थे क्या, शाम को, तो शाम को देखे थे कि झूला झूल रहे हैं कुछ बच्चे, तो मैं भी जिद किया और मुझे झूला झूलने में बहुत मजा आया था। तो इसी तरह आपको लिखना है। 5th क्वेश्चन है निम्न प्रश्न के उत्तर लगभग 100 शब्दों में दीजिए। 100 शब्दों में, इसमें आपको एक बनाना है, 2 क्वेश्चन दिया हुआ, कोई एक बनाना है, इसलिए यहाँ पर अथवा लिखा हुआ। तो कोई एक बनाना है, तो आपको नंबर मिलेंगे 10 नंबर। और अच्छे से लिखेगा तो 10 नंबर, अच्छे से नहीं लिखेगा तो हल्का कम नंबर मिलेगा। फर्स्ट क्वेश्चन है भीष्म प्रतिज्ञा का कौन सा पात्र आपको अच्छा लगा। ठीक है, भीष्म प्रतिज्ञा का कौन सा पात्र आपको अच्छा लगा, और ये भी पूछ रहा है क्यों अच्छा लगा। दूसरा प्रश्न है तुम कल्पना करो कविता के आधार पर आप कौन कौन सी नवीन कल्पना कर सकते हैं। नवीन यानी नया।
तो अगर आप ये दोनों का वीडियो नहीं देखें तो कमेंट बॉक्स में लिंक दे देंगे, आप वहां से देख लीजिएगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो यहाँ पर आपको दोनों प्रश्न का उत्तर बताते हैं। आपको एग्जाम में तो कोई एक ही लिखना है, जो आपको आसान बुझाए वही लिखिएगा। भीष्म प्रतिज्ञा का कौन सा पात्र आपको अच्छा लगा और क्यों? तो कारण भी लिखेंगे। तो देखिए, भीष्म प्रतिज्ञा का भीष्म देवव्रत पात्र मुझे अच्छा लगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, देवव्रत और भीष्म एक ही व्यक्ति का नाम है, एक युवराज है हस्तिनापुर का। ठीक है, वो क्या, वो शांतनु महाराज है ना, उनका वो बेटा है। तो शादी नहीं हुआ इसलिए उसको युवराज बुलाते हैं। तो शुरू में नाम रहता है देवव्रत, और एक ऐसा महान काम कर देता है जिसके कारण जो देवता लोग हैं उस पर फूल बरसाने लगते हैं, और कहानी के अंत में ना उसका नाम भीष्म रख देते हैं। एक बहुत ही बढ़िया नाम भीष्म, इसलिए ब्रैकेट में लिख दिए हैं। तो दोनों क्या है, दोनों सेमी है, एक ही व्यक्ति का नाम है। भीष्म प्रतिज्ञा का भीष्म यानी देवव्रत पात्र मुझे अच्छा लगा। यहाँ पर क्यों पूछ रहा है, तो लिखेंगे क्योंकि इन्होंने अपने पिता की प्रसन्नता के लिए, प्रसन्नता यानी खुशी, प्रसन्नता के लिए हस्तिनापुर की राजगद्दी पर बैठने के सुख का त्याग कर दिया। त्याग यानी छोड़ दिया। और आजीवन, आजीवन यानी जीवन भर, और आजीवन अविवाहित रहने का संकल्प लिया। ऐसा त्याग कोई युग पुरुष ही कर सकता है। तो इतना बड़ा त्याग कर दिए, इसीलिए देवता लोग क्या खुश हो जाते हैं, और देवव्रत पर, जो देवव्रत युवराज है, उन पर फूल बरसाने लगते हैं और उनका नाम रख देते हैं भीष्म। बोलते हैं कि आज से तुम्हारा नाम है भीष्म। हस्तिनापुर के महाराजा शांतनु और निषादों के राजा दासराज की पुत्री सत्यवती का विवाह होने से दो कुलों को आपस में मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। यह भीष्म के कारण ही संभव हो पाया। इसमें हस्तिनापुर के जो महाराजा शांतनु, वो जाते हैं दासराज के पास, बोलते हैं कि अब उनके जो पुत्री है सत्यवती, उनसे वो विवाह करना चाहते हैं। बोलते हैं कि आपकी पुत्री जो सत्यवती है उनसे विवाह करना चाहते हैं। तो दासराज है ना, एक कंडीशन रख देते हैं। वो कंडीशन क्या रखते हैं कि सत्यवती का बेटा ही आगे जाकर राजा बनेगा, राजगद्दी पर बैठेगा। ठीक है, किनके बाद, शांतनु के बाद। लेकिन शांतनु का तो पहले से ही एक पुत्र है देवव्रत, तो शांतनु मानते हैं कि जो देवव्रत है ना, वो बहुत ही बहादुर है और राजगद्दी पर बैठने के लायक है, और जो जनता है वो उन्हें बहुत पसंद करती है। और राजगद्दी पर बैठने के जो सभी गुण है ना, एक युवराज होने का जो सारा गुण है वो देवव्रत में है। इसलिए शांतनु सोचते हैं कि देवव्रत ही राजगद्दी पर बैठना चाहिए, इसलिए वो घर वापस चले जाते हैं। फिर उनका जो बेटा है देवव्रत अपने पिता को दुखी देखकर कारण पूछता है, लेकिन उनके पिताजी जो शांतनु वो बताते नहीं है। तो जो देवव्रत है ना, वो आते हैं दासराज के पास। तो दासराज बोल देते हैं कि हम एक कंडीशन रखे हैं कि सत्यवती का बेटा ही राजकुमार बनेगा। राजकुमार यानी क्या, राजगद्दी पर बैठेगा। तो देवव्रत बोलते हैं कि क्या ठीक है, मैं राजगद्दी पर नहीं बैठूंगा, सत्यवती का बेटा ही राजगद्दी पर बैठेगा। तो बोलते हैं ये दासराज, तो ठीक है, लेकिन तुम तो ईमानदार रहोगे, ठीक है, लेकिन इसका क्या गारंटी है कि तुम्हारा बेटा भी ईमानदार होगा? हो सकता है कि वो उसको, सत्यवती का बेटा जो राजकुमार बनेगा, राजगद्दी पर बैठेगा, उसको हटा दे। तब प्रतिज्ञा लेते हैं ना देवव्रत कि वो कभी शादी नहीं करेंगे, ठीक है, जीवन भर अविवाहित रहेंगे। तो इतना बड़ा त्याग शांतनु का पुत्र देवव्रत किए, तो ऐसा त्याग कोई युग पुरुष ही कर सकता है। इसीलिए मुझे भीष्म प्रतिज्ञा का भीष्म है ना, देवव्रत पात्र मुझे अच्छा लगा। भीष्म प्रतिज्ञा कहानी में आपको जौन सा पात्र अच्छा लगेगा आप उसके बारे में लिखिएगा। मुझे तो ये देवव्रत पात्र अच्छा लगा। आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा कि आपको कौन सा पात्र अच्छा लगा। दूसरा सवाल है, दूसरा, ये अथवा करके है, तो ये बनाना है, नहीं तो ये बनाना है। जो आपको जो आसान लगेगा आप वो बनाइएगा। यहाँ पर दोनों बता रहे हैं। तुम कल्पना करो कविता के आधार पर आप कौन कौन सी नवीन कल्पना कर सकते हैं। नवीन यानी नया। तो ये आप पढ़िएगा ना तो आप कुछ कुछ कल्पना करने लगेगा। तो कौन कौन से कल्पना कर सकते हैं, देखिए उत्तर लिखेंगे। तुम कल्पना करो कविता के आधार पर हम वैसे भारत की कल्पना करेंगे जिसमें सब कुछ में एक नया उमंग और उत्साह होगा, कुछ भी बोरिंग नहीं रहेगा। ठीक है, सब कुछ उत्साह से भरा हुआ रहेगा।
हमारे रीति रिवाज, परंपरा, विचार एवं आपसी संबंध सभी नए ढंग के होंगे। यहाँ पर आप सही कर लीजिएगा, सभी लिख लीजिएगा, सही लिखा गया। तो सभी नए ढंग के होंगे। इनमें जात पात तथा लिंग, जाति, धर्म, रंग रूप, भाषा इत्यादि के आधार पर होने वाले भेदभाव की जगह भाईचारे, बंधुत्व तथा हम भारतीय एक हैं की भावना से सभी ओतप्रोत होंगे। तो बोला जा रहा है कि हम ऐसे भारत की कल्पना करते हैं ना जहां जात पात नहीं होगा, ठीक है। और क्या, लिंग के आधार पर, यानी लड़का लड़की हो गया, फिर गे हो गया, लेस्बियन हो गया, विभिन्न प्रकार के जो लिंग होते हैं, ठीक है, तो उसके आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं होगा। जाति के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा। धर्म, रंग रूप यानी काला गोरा, इसके आधार पर, फिर भाषा के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा। जैसे आपको पता है कि भारत में विभिन्न भाषाएं हैं, संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता दिया गया है। तो भाषा ढेर सारा है, ठीक है, कई सारे राज्य तो बटा ही है भाषा के आधार पर। तो बोला जा रहा है लिंग, जाति, धर्म, रंग रूप, भाषा इत्यादि के आधार पर ना उस भारत में कोई भी भेदभाव नहीं होगा। हम ऐसे भारत की कल्पना करते हैं। और इन सब की जगह ना, भेदभाव की जगह क्या होगा, सभी धर्मों के बीच में, सभी जातियों के बीच में भाईचारा होगा, बंधुत्व होगा। और यहाँ के सभी लोगों में, चाहे वो किसी जाति धर्म के हों, ठीक है, चाहे उनका खान पान कुछ भी हो, वेशभूषा कुछ भी हो, उनमें क्या ना, हम भारतीय एक हैं की भावना रहेगा, ठीक है। तो हम ऐसे भारत की कल्पना करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के बीच में शेयर जरूर करें। और कौन कौन चाहता है कि क्लास 6 हिंदी एग्जाम मॉडल सेट 2 बना, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आप में से कुछ रिक्वेस्ट कर रहे थे क्लास 6 हिंदी बिहार बोर्ड का मॉडल सेट के लिए, तो वीडियो बना दिए।